किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैथ्स पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी मैथ्स थोड़ी ना वीक है। क्वेश्चन मैथ्स का है या इंग्लिश का, ये बताओ पहले। तो क्या ऐसे रीजंस है कि बच्चे शुरुआत से मैथ्स से डरते रहते हैं? क्वेश्चन का कौन सा ऐसा पार्ट होता है मैथ्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? एंड 10th तक मैथ्स वीक होने पर भी क्या 11th में और 12th में जेईई के। तो आज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम जानेंगे अनुराग बाजपेयी सर से। अनुराग बाजपेयी सर 18+ ईयर से जेईई एस्पिरेंट्स को मेंटर कर रहे हैं मैथ्स, एंड ही इज एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स. He is also an alumni of IIT Roorkee. For 18 years, he has been associated with various big coaching institutes of the country, and right now he is a maths teacher in Allen Indore. So, welcome, sir. Welcome to Beyond Limits. Thank you so much, Sarthak, for calling me on the forum today. Yeah. Yes, sir. We are very honored to have you with us. So, sir, starting with the first question. कि एक जनरल ट्रेंड होता है क्लासेस में कि अगर हम देखें तो किसी भी क्लास में 60% बच्चे शुरुआत से मैथ्स से डरना चालू कर देते हैं, एंड एक यंगर एज से बच्चों के मन में एक इंट्यूशन बन जाता है कि मैथ्स टफ होती है, एंड इसके कई सारे कारण होते हैं, पर धीरे धीरे वो मैथ्स से दूर भागने की कोशिश करते हैं. तो सर, आपके हिसाब से इस चीज का क्या कारण है, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? सार्थक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने. इनफैक्ट इन द करंट सिनेरियो मैं पिछले 1.5 साल से, जब से कोविड चल रहा है, पिछले 1 साल से मैं काफी पेरेंट्स से इस बारे में बात भी करता हूँ. तो ज्यादातर पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चे मैथ वीक है, मैथ्स वीक है, पर क्यों वीक है वो शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. तो आपने बहुत अच्छा मौका दिया मुझे फोरम पे डिस्कस करने का. देखिए, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस ये है कि बहुत सारे बच्चे जिन्हें ऐसा लगता है कि वो मैथ्स में वीक है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब छोटे बच्चों को, जो 7th क्लास के बच्चों के जब गणित में नंबर आना कम हो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका मैथ्स वीक है. और हमारे बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे अपने किसी भी सब्जेक्ट के नॉलेज को सीधे मार्क्स से रिलेट करते हैं. अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं तो उन्हें लगता है वो सब्जेक्ट उन्हें आता है, और मार्क्स नहीं आ रहे तो सब्जेक्ट उन्हें नहीं आता. अब अगर आप यंगर क्लासेस के क्वेश्चंस या उनके टॉपिक्स देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक मैथमेटिक्स पे इन्वॉल्व होते हैं. इसमें अगर हम देखें तो 2 मेजर पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला पार्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ द मैथमेटिक्स, एंड सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम. बहुत सारे स्कूल लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर साथ साथ आप नोटिस करो तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, कहानियां होती हैं. उस कहानियों पे आपको इक्वेशन रिलेट करनी है, और उस इक्वेशन रिलेट करके फिर बच्चे को इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है, उसका सोल्यूशन निकालनी है. मेरे पास क्या है, एक व्हाइट बोर्ड है. मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे साथ आपके सामने लिखना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 2x - 12 = 3x, और यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड x, तो मेरा ऐसा मानना है कि 90% बच्चे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे. 90% बच्चा, इनफैक्ट शायद उससे भी ज्यादा. पर अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्मुलेट कर दूं, जैसे कि a man is X years old, such that the difference between there are X rupees. If the money is multiplied by 2 times and subtracted 12 from it, then it gives the size the money. For example, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन फॉर्मुलेट करो तक, तो आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स who are solving this problem, they decreases highly in a very large number. तो many times I think आप ये बात समझ रहे हो कि जो लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो मतलब अगर आप इस बात को आइडेंटिफाई करें, या बाकी पेरेंट्स जो कि हमारी इस बात को सुन रहे हैं वो इस बात को आइडेंटिफाई करें, तो मेरा उनके लिए सजेशन यह है कि वो बच्चों की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, और दूसरा बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा सा देखें कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. ओके सर. यस सर. सो मतलब बच्चों का मैथ्स वीक नहीं रहता, पर इंग्लिश कमजोर होती है, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे हैं. कहने की एक्चुअली बात बहुत ही आपको ऑड लगेगी है, लेकिन अगर आप इनफैक्ट अगर आप अपने जूनियर्स को या अपने यंगर कजिन्स को या बच्चों भाई बहनों को अगर आप बैठ के कभी पढ़ाओगे, तो आप उनसे बात टेस्ट कर सकते हो. सेम क्वेश्चन देखें
तो यू विल एक्चुअली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी चीज और भी है कि अब बच्चों की मैथ्स चेक करते हैं। मैथ्स कैसे चेक करें भाई? उनको दे दिया मल्टीप्लिकेशन, मैथ्स क्या है 24 मल्टीप्लाइड बाय 41। अगर आपका बच्चा ये कर पा रहा है या आपका कजिन ये कर पा रहा है तो उसकी मैथ्स थोड़ी ना वीक है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है इक्वेशन फॉर्मेशन में और इक्वेशन सॉल्यूशन में। तो को इनफैक्ट अपने स्टूडेंट्स को भी यही आइडेंटिफाई कराता हूँ। इनफैक्ट आपको भी याद होगा, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता था, क्वेश्चन मैथ्स का है या इंग्लिश का, ये बताओ पहले, इफ यू रिमेंबर। यस सर, एग्जैक्टली सर। तो अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरा ये सजेशन है किसी को जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, कि द बिगिनिंग ऑफ द मैथमेटिक्स, लेट अस से फ्रॉम द क्लास 3 ऑनवर्ड्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी मस्ट डू एज द पेरेंट। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चे की कैलकुलेशन से बहुत ध्यान रखना है। कैलकुलेशन पे ध्यान रखने का मतलब, अगर हम एक छोटे बच्चे की साइकिल देखें तो क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 या 3 मिनट से ज्यादा लगता है, तो उसके हिसाब से वो क्वेश्चन उससे नहीं होगा। तो अब हम उस टाइम को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? अगर हम एज अ पेरेंट ये बात सोचते हैं तो बहुत आसान है कि हम उसके टेबल्स रटा दें। जनरली स्कूल में 20 तक की टेबल्स रटाई जाती है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को 35 तक की टेबल्स रटा दें, तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन टाइम है वो छोटा हो जाता है। ओके, और उसके बाद जो कुछ बेसिक चीजें हैं, 1/2, 2/3, 3/5, ये जो बेसिक फैक्टर्स हैं, उनकी वैल्यू भी उनसे इतनी बार कैलकुलेट करा दो कि उनके मसल मेमोरी में सेट हो जाए, ताकि उनको, उनके छोटे बच्चे हैं, उनको कैलकुलेशन में कम टाइम लगे। जब कैलकुलेशन में कम टाइम लगे, कम गलतियां करेंगे, तो उनके मार्क्स ज्यादा आएंगे और उनको एक फीलिंग आ जाएगी कि हमारा सब्जेक्ट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, एग्जैक्टली। एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू दिस? यस सर। सो सर, जैसे आपने बताया कि ये एक प्रॉब्लम रहती है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए एक तो हम लोग टेबल्स बच्चों को मगअप करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम फेस हो रही है मैथ्स में एट एन अर्ली एज, एट एन अर्ली क्लास, तो वो क्या कर सकता है? देखिए सार्थक, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है, ये कहना है कि देखिए, मैथ्स इज वन सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेज की तरह, एक चैप्टर की तरह है जिसे हमने एक बार पढ़ लिया और हमें याद हो गया। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में सेट होनी चाहिए और धीरे धीरे उसको सेट होने के लिए टाइम लगता है। लेकिन एक बार वो सेट हो गए, हमारे को वो चीज क्लियर हो गया, तो वो कभी भी दोबारा उड़ेगा नहीं, ये हम ध्यान रखें। मैं जैसे एक और छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा। क्लास 7th और 8th में बच्चों को एक्सपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है जो कि हम जनरली यूज कराते हैं कि a की पावर m into a की पावर n is equal to a to the power m plus n। अब इस प्रॉपर्टी को आप देखोगे तो आप इस बात को सर्टेनली सोचोगे कि कितनी फालतू सी प्रॉपर्टी है, तो बहुत इजी है। yes, लेकिन अगर हम एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचें जिसने पहली बार ये प्रॉपर्टी देखी है, तो वो हम उससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो इस प्रॉपर्टी को पहली बार में याद रखते। तो हमें इसका मतलब उसे बात समझानी पड़ेगी कि बेटा ये याद रखने के लिए आपको इसके ऊपर कम से कम 25-30 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस करने होंगे ताकि ये आपके मेमोरी में सेट हो जाए। हाँ, ये कंफर्म है कि अगर एक बार कोई बच्चा इस पे अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लेता है ऐसी प्रॉपर्टीज पे, तो वो उसे हमेशा याद रहेगा। और इसे हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि इन प्रॉपर्टीज का कितना इंपॉर्टेंस है आगे की मैथमेटिक्स। मेरा एक सिंपल सी चीज है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। आजकल इनफैक्ट इंफॉर्मेशन एज है, बहुत सारी किताबें अवेलेबल है मार्केट में। तो मेरा हर पेरेंट की सजेशन है कि हर सब्जेक्ट की कम से कम एक ऑल्टरनेट रेफरेंस बुक जरूर रखें, क्योंकि जनरली बच्चे स्कूल की किताबों से दूर भागते हैं। लेकिन अगर आप किताब के नाम पे उन्हें कुछ कराओगे तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये हमारी सिलेबस की बुक नहीं है, हमारे ऊपर इसको खत्म करने का प्रेशर नहीं है। तो मेरे ख्याल से सारे पेरेंट्स को या सारे बच्चों को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा उसका। ओके सर, मतलब काफी आपने अच्छे से बताया कि लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड देन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस, जो कि मैथ्स में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सर काफी अच्छा था। सो सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पूछना चाहूंगा कि 9th और 10th की बेसिस पे हम लोग ये जज कर सकते हैं कि नहीं कि 11th 12th की मैथ्स कैसी होगी, एंड लाइक 9th और 10th की मैथ्स का कितना पोर्शन या कितना इम्पैक्ट रहता है 11th और 12th की मैथ्स में? और सार्थक, एक बहुत ही इनफैक्ट यू आर आस्किंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनी स्टूडेंट
और मेरे ख्याल से बहुत सारे पेरेंट्स को या बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर सुनने में इंटरेस्ट भी आएगा। देखिए 9th और 10th में जनरली हम मैथमेटिक्स का थोड़ा सा हायर लेवल कॉन्सेप्ट देना चालू करते हैं, जैसे कि फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन, सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आपको याद हो तो। और 9th और 10th की मैथ आपका बेसिक है या बेसिस है 11th और 12th के लिए। अगर आप 9th और 10th में आपने ध्यान नहीं दिया या आपने गणित की चीजें याद नहीं रखी हैं तो आपको 11th में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम किस फॉर्म में आने वाली है? बिकॉज देखिए हम 11th 12th में हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स तो सिखा सकते हैं, पर उनको कैलकुलेट करने के लिए तो आपको 9th और 10th की मैथ्स ही चाहिए। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा था, ये मैं आपको 11th 12th में नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं मान के चलूंगा कि आपको 9th 10th में पढ़ा दिया गया है। तो अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है और मैंने इसे हायर लेवल किसी क्वेश्चन में अगले साल या 12th में जाके इसे यूज कर लिया और आपको ये बात नहीं क्लियर है, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपको 11वीं की मैथ बहुत टफ लग रही है, पर एक्चुअली इट इज द मैथ 9th व्हिच इज हर्टिंग यू। यस सर। तो और ये तो आप अपने एक्सपीरियंस से भी जानते हो कि 11th और 12th में जनरली चीजें सिखाई जाती हैं नहीं, लेकिन उन सीखते हुए आपको जो यूज करना पड़ता है वह है 8, 9, 10th में सिखाई हुई चीजें। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल के साथ लूंगा, लॉगरिथम एक चीज होती है जो कि जनरली हम बच्चों को 11th में थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, और बहुत सारे बच्चे लॉग्स को 9, 10th में ही पढ़ लेते हैं। बहुत सारे टीचर्स पढ़ा भी देते हैं, बहुत सारे बच्चे एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हैं उनसे पढ़ लेते हैं। तो देयर इज सर्टेनली अ बिग डिफरेंस बिटवीन पीपल who have studied in earlier age compared to people who are studying it at a later stage, because जो ये पहले से पढ़ चुके हैं उनका कॉन्सेप्ट इसके बारे में इतना पुख्ता हो चुका है क्योंकि वो इस पे एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो सर्टेनली एडवांटेज तो रहता ही है। दूसरी चीज है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू 11th एंड 12th। तो अब अगर आप 9, 10th में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल कर लो, अपने बेसिस थोड़े से क्लियर कर लो, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी ज्यादा पढ़ लो, ठीक है, तो सर्टेनली इसका 11th 12th में बहुत एडवांटेज होने वाला है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने 9, 10 में मैथ्स कम पढ़ी है तो आप 11th 12th में कम कर पाओगे, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं जहां पे बच्चों में एक रिमार्केबल डिफरेंस आया है द मोमेंट दे कम इनटू 11th and they were able to clear any competitive exam which they want. So it is just a question of interest, I should say. Okay sir, okay. So like sir, एक additional advantage तो रहता ही है, but then again जैसा आपने आखिर में कहा कि will power matters a lot, तो वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। ओके सर, काफी मजा आ रहा है ये चीजें जानने में। तो सर मूविंग अहेड कि 6 to 10th में मैथ्स को किस तरह पढ़ा जाए ताकि हमें आगे भी इसके एडवांटेज मिले, एंड व्हाट आर दी एडिशनल रेफरेंस बुक, जैसा आपने मेंशन किया था अभी कि कुछ एडिशनल रेफरेंस बुक्स अच्छी होती हैं, तो व्हाट आर दोज और किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें करने से एक माइंड को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है, पर्टिकुलरली फॉर 6 to 10 स्टूडेंट्स। देखिए सार्थक, मेरा एक अपना मानना है कि स्टडीज है, एजुकेशन है, दैट इज अ जर्नी, ठीक है। अगर हम इसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो वो जर्नी हर मोमेंट पे हमें कुछ ना कुछ नए माइलस्टोन दिखाती है। तो मेरा ये मानना है उन बच्चों के लिए जो अभी 6, 7, 8, 9 या 10th देने वाले हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो मैथ्स को पढ़ते हुए शॉर्ट टर्म गोल्स अपने ध्यान में रखें। जैसे कोई बच्चा अगर 6th और 7th पढ़ रहा है तो वो उस चीज को किसी अच्छे लेवल पे क्यों पढ़ रहा है, उसका रीजन होना चाहिए कि उसके पास एक नियर गोल होना चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना है या मुझे ये पर्टिकुलर माइलस्टोन अचीव करना है, तो उस हिसाब से वो मैथ को पढ़े। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे अच्छे एग्जाम्स जो है वो जूनियर लेवल पे होने लगे हैं, NSE, JS, APSC, ये कुछ एग्जाम्स हैं जहाँ पे आपको हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स बहुत काम आती है। तो अगर कोई भी बच्चा, अच्छा दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे एक और बताऊंगा साथ साथ कि अगर आप 5th क्लास से लेकर 9th क्लास तक के टॉपिक्स देखेंगे जनरली, तो बहुत सारे टॉपिक्स सेम है, बस हर क्लास में उनका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते जाता है। जैसे 5th क्लास में फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन है, तो 6th क्लास में परसेंटेजेस का इंट्रोडक्शन है, 7th क्लास में फ्रैक्शन और परसेंटेज के कंबाइंड क्वेश्चंस है। तो अगर कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के साथ मैथ्स बैठ के करे, तो मुझे क्या लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट से 5th क्लास का बच्चा 7th क्लास तक का क्वेश्चन कर सकता है। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक, जैसे आजकल दिशा की काफी अच्छी किताबें आती हैं, एस चांद की बहुत अच्छी किताबें आती हैं, तो अगर ये हर पेरेंट एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ बुक अगर मिला कहीं से मिल जाए, डाउनलोड कर ले कहीं से, आजकल तो PDF भी बहुत अवेलेबल है, और बच्चे को केवल एक
छोटे छोटे टेस्ट के फॉर्म में देता है, तो बच्चे के अंदर एक जज्बा रहता है कुछ नया करने का। और एक्स्ट्रा कराते हैं तो हमेशा मेरा मानना है कि रिजल्ट हमेशा बेटर ही होते हैं, कम तो नहीं होते। ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने मटेरियल भी देते हैं, तो आपको वो सब भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और एक्स्ट्रा मटेरियल कर सकते हैं। ओके, यस सर, ओके। सो सर, आपने यहाँ पे जैसे NTSC और NSE-JS एग्जाम्स का मेंशन किया, तो सर इन एग्जाम्स की क्या इम्पोर्टेंस है आगे 11th-12th में जो हम बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स की जब प्रिपरेशन करते हैं उनके प्रिपरेशन में, एंड इनकी 10th तक कितनी इम्पोर्टेंस रहती है इन दोनों एग्जाम्स की? और देखिए सार्थक, NSE-JS तो बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है जो 9th क्लास में अपीयर करते हैं बच्चे, और ये जनरली क्या देखा जाता है, वो स्टूडेंट्स छांटे जाते हैं जिनका साइंस के प्रति बहुत ज्यादा रुचि है, और ये 2 या 3 लेवल होते हैं, जिसमें पहले लेवल में मैथ्स भी टच किया जाता है, और उसकी जो मैथमेटिक्स है वो अच्छे लेवल की आती है, मतलब लॉजिकल मैथमेटिक्स आती है, वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, और अगर कोई बच्चा NSE-JS के लिए प्रिपरेशन ही कर रहा है केवल, तो उससे भी जो उसकी बेसिक नॉलेज है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है। मतलब मैं ये कहूँगा, एक 9th लेवल का बच्चा अगर NSE-JS की तैयारी कर रहा है, तो मेरा ये कहने में बिल्कुल भी मुझे डर नहीं है कि उसकी जो मैथमेटिक्स और साइंस का लेवल 11th क्लास के बराबर आ जाए। तो आप खुद सोचिए कि एक बच्चा जो कि 9th क्लास में और NSE-JS क्लियर करना चाहता है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, तो एक्स्ट्रा पढ़ना तो हमेशा ही अच्छा होता है। तो इसका मतलब वो आप 11th की तैयारी तो वैसे ही कर रहा है बैठा हुआ। सिमिलरली ये एक पूरा पर्सपेक्टिव चेक करता है किसी भी बच्चे का, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चेक होता है। तो इसका देने का फायदा यह है कि हमें पता चल जाता है कि कोई भी बच्चा किसी भी वक्त में अपने आसपास की कितनी चीजों से अवगत है। इसका मतलब केवल पढ़ाकू ही नहीं है, वो ऑलराउंडर है। NTSC क्लियर करने का मतलब है इंग्लिश भी पूछी जाती है इनफैक्ट, तो NTSC क्लियर करने का मतलब है कि एक ऐसा बच्चा मिल रहा है जो कि ऑलराउंडर है अपने हर सब्जेक्ट। तो ये अपने आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चे की बढ़ा देता है, उसे बहुमुखी प्रतिभा देता है, और वो आगे जाके कोई एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठता है तो इसका सबसे पहली चीज है उसके अंदर से किसी भी बड़े एग्जाम की घबराहट खत्म हो जाती है, जो कि मेरे ख्याल से सार्थक आप खुद ही एक्सेप्ट करेंगे कि किसी भी अच्छे एग्जाम को देने से पहले आपको उसके बारे की जो घबराहट है, जो नॉलेज चीजों खत्म करनी आवश्यक होती है। जी 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 सर, एग्जाम की। यस सर, एग्जैक्टली। ओके सर, तो सर मतलब लाइक आपने काफी ब्यूटीफुली काफी सारे पॉइंट्स बताए 6 to 10 के बच्चों के लिए, जिससे खासकर पेरेंट्स और इनफैक्ट बच्चों की भी काफी सारी हेल्प होगी। तो सर आपने अभी तक हमें काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, काफी सारी टिप्स बताई जो कि 6 to 10 के स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें आपने कहीं अप्लाई करी है एंड उसके बेसिस पे आप ये चीजें बता रहे हैं, तो सर वो आप अगर ऑडियंस को बताएं तो काफी हेल्प होगी। सार्थक, यू नो दैट मेरी एक बिटिया है, तो अब क्या है कि एज ए मैथमेटिक्स टीचर मैंने बहुत सारे बच्चों में वो चीजें नोटिस की जो मैंने भी आपको बताई कि उनको कहाँ प्रॉब्लम आती है क्या नहीं। तो मैंने सबसे पहले यही कोशिश की, चलो मैं अपनी बच्ची के लिए ये टेक्निक अपनाता हूँ। तो इनफैक्ट कोविड का लॉकडाउन था, वो मेरी बच्ची के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। मैं ऐसे बैठे कि उसकी किताबें देख रहा था, मैंने देखा कि वो अभी 5th क्लास में है, तो देखा उसकी गणित में क्या क्या है, फिर मैंने उसे पढ़ाना चालू किया। फिर 5th की गणित हमने बहुत जल्दी महीने भर में खत्म कर ली, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और हम 10th पे सॉल्व कर रहे हैं। मैं उसे PNC पढ़ा चुका हूँ, मैं उसे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आइडिया दे चुका हूँ, और वो आराम से पचाई जाती है। और मैं ये भी नहीं कहता कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे ख्याल से ये केवल एक पढ़ने का एक सही तरीका जो है वो बच्चों का एफिशिएंसी बढ़ा देता है, जो मैंने अभी सभी पेरेंट्स के लिए पहले भी बोला था। तो गणित टफ नहीं, गणित तो पढ़ाने का तरीका बस हमें बदलना पड़ेगा। अब मेरी बच्ची जो है वो दिन में मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे मैथ्स पढ़ती है मेरे साथ बैठ के, बाकी टाइम वो म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्टेड है, आपको मालूम है, गाने भी गाती है, इंस्ट्रूमेंट भी बजाती है। लेकिन हाँ, जितनी देर वो मेरे साथ मैथ्स पढ़ती है वो उतनी देर 1.5 से 2 घंटे डेली आराम से बैठ के कर लेती है, और मेरे ख्याल से शी इज ग्रास्पिंग वेरी वेल। तो और अगर मैं किसी और बच्चे के साथ बैठूं तो मेरे ख्याल से उसका रिजल्ट भी सेम होगा अगर हम उसे एक सही तरीके से पढ़ाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैथ्स पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको मैथ्स पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा सिंसियर होने की जरूरत है। अगर आप सिंसियर पढ़ रहे हो तो आपकी मैथ्स अच्छी होगी,
और एक बार Okay, sir. तो आपको भी मालूम है कि आपके लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आप तो मेरे स्टूडेंट रहे हो और इनफैक्ट मुझे आपको पढ़ाने में बहुत मजा भी आता था। तो Yes, sir, मुझे yes. किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? ओके सर, तो सर बेसिकली उस प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बहुत बढ़िया आंसर, अगर आप ये आंसर नहीं देते तो मुझे बहुत गुस्सा आता। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो सार्थक, इनफैक्ट सारे पेरेंट्स को मैं चाहूंगा वो नोटिस करें कि बहुत सारी बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं चाहे वो 5th क्लास के हो, चाहे 10th क्लास के, चाहे 11th क्लास के, वो सबसे पहली प्रॉब्लम यही कहते हैं कि सर हमें, वो वहां तक पहुंचने से पहले ही हथियार डाल देते हैं। वो ये कभी पढ़ते वहां तक पहुंच ही नहीं पाते कि हमसे पूछा क्या क्या है, वो हमेशा इनिशियल इंफॉर्मेशन में ही अटक के रह जाते हैं। तो अगर साथ हम बच्चों को ये बताएं कि किसी भी प्रॉब्लम में क्या सॉल्व करना है, पहले सबसे पहले इस पे ध्यान दें और फिर उस हिसाब से उससे बैक इंजीनियरिंग करें, तो मेरे ख्याल से 90% केसेस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका केवल उसके एक्चुअल प्रॉब्लम में है कि वो क्या पूछना चाहता। अगर उसे सही चीज मिले तो वो सॉल्व भी हो जाएगी। अगर आप गलत चीज पे अटके रहे तो आप बाउंडर की भांति घूमते जाएंगे और फिर आप फिर वही होगा कि 15 मिनट बाद भाई मुझसे नहीं हो रहा। तो जो जवाब है वो सवाल में छुपा है। यस सर, बिल्कुल। सर अब तो मूड को थोड़ा लाइटन अप करने के लिए आई विल आस्क यू सम क्विक क्वेश्चंस इन अ रैपिड फायर फॉर्मेट एंड आप उनके आंसर दीजिएगा जल्दी से। सो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स? मुंबई इंडियंस। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली? आईआईटी दिल्ली। स्पोर्ट्स बाइक और अ फैंसी कार? स्पोर्ट्स बाइक। मनी हीस्ट और मेंटलिस्ट? मेंटलिस्ट। पीएनसी और ट्रिग्नोमेट्री? ऑफ कोर्स पीएनसी। एंड सर होम फूड और रेस्टोरेंट फूड? होम फूड एनी गिवन डे। ओके सर। तो सर कुछ चीजें तो काफी मैच कर रही थी बट आई विल प्रेफर रेस्टोरेंट फूड इंस्टेड। बट ठीक है सर, मतलब काफी मजा आया सर इसमें भी, मतलब काफी ज्यादा इंसाइटफुल ये सेशन हो रहा है। तो सर लाइक टाइम कंस्ट्रेंट्स तो कहीं ना कहीं हर बार आ ही जाते हैं, तो बेसिकली बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन टू यू कि लाइक अगर कोई बच्चा 11th अब स्टार्ट कर रहा है अपनी, तो व्हाट शुड बी हिज माइंडसेट स्पेसिफिकली टुवर्ड्स मैथ्स सो दैट वो जेईई या किसी एक बड़ी एग्जाम्स को अगर एम कर रहा है तो उसमें अच्छे से अपीयर कर पाए? सार्थक, बहुत जरूरी है, मैं इसका आंसर भी करना चाहूंगा कि देखिए, somebody who is starting his or her preparation towards JEE, सबसे पहली चीज तो जो ध्यान में रखनी है सभी लोगों को कि we are targeting an exam which is tough। और अगर एग्जाम टफ है तो इसका मतलब यह है कि हमें उसके लिए होल हार्टेडली प्रिपेयर करना है और हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, और इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। इसका मतलब साथ साथ ये है कि उसको इक्वल टाइम भी देना है। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको मैं मानता हूँ कि अगर कोई जेईई की प्रिपरेशन करना चालू कर रहा है या कर चुका है या कोई 12th में है तो उसे डेली 4 आवर्स तो मिनिमम देनी चाहिए। और साथ साथ उसे इस बात पे ध्यान रखना है कि जो उसका अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा एक रिजल्ट ओरिएंटेड रहे और रैंडम रहे थोड़ी। मींस अगर वो किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग इट विद अ सिंगल यूनिडायमेंशनल व्यू, उसे उस प्रॉब्लम को 4 अलग अलग साइड से अप्रोच करना चाहिए। देखिए, कई बार साथ में कहता होता है कि किसी प्रॉब्लम में एज अ टीचर हम लोग भी फंस जाते हैं। तो अगर हम फंस गए, हम ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को तुरंत सोल्यूशन देख लिया या फिर जाके दूसरे, हम क्या करते हैं, अगर हमसे एक बार नहीं तो हम उस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से अप्रोच करते हैं, फिर तीसरे तरीके से अप्रोच करते हैं, और जनरली ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो जाती है। तो अगर एज अ टीचर देखा जाए, अगर हम कर सकते हैं तो एज अ स्टूडेंट कोई भी बच्चा कर सकता है, क्योंकि उसका माइंड ज्यादा शार्प होता है, वो यंग है, उसके पास थॉट प्रोसेस है। मैं यहाँ बताना चाह रहा था, जैसे पीएनसी को अगर हम बात करें, सार्थक, एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिससे जनरली बच्चे बहुत डरते भी हैं। और आपको भी मालूम है पीएनसी जो है कोई भी वो नहीं समझ पाता। बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि पीएनसी क्या है। उन्हें लगता है पीएनसी इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, जबकि पीएनसी एक ऐसा टूल है जो कि हमें काउंटिंग में हेल्प करता है। तो अगर बेसिक काउंटिंग नहीं आती है, उसे ये नहीं मालूम कि काउंट कैसे किया जाता है, तो वो टूल कैसे यूज करता है। तो पूरी जो 11th और 12th की मैथमेटिक्स है वो टूल बेस्ड है।
अगर आपको एक बेसिक चीज आती है तो हम आपको उसका एडवांस पार्ट सिखा सकते हैं, पर अगर आपको बेसिक ही नहीं आता है तो एडवांस आपको क्या फायदा। तो यही मेरा फाइनल कंक्लूजन भी है कि मैथ्स रिक्वायर्स इमेंस प्रैक्टिस एंड साइड बाय साइड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आपको मालूम है वन ऑफ द रीजंस कि मैंने मैथ्स पढ़ाना भी स्टार्ट किया था, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, अगर टफ होता है शायद। ठीक है, this is all that I have to say for every student and every parent out there. Thank you so much for giving me this opportunity कि मुझे आज लोगों से मुखातिब होने का बहुत अच्छा मौका मिला है, मैं सबको अपनी बात कह पाया हूँ और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, okay, yes, sure sir, and like thanks a lot कि आपने आपके बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, एंड काफी कुछ सीखने को मिलेगा पेरेंट्स को एज वेल एज स्टूडेंट्स को, कि जो एक मिथ्स होते कई सारे मैथ्स को लेके, तो वो काफी सारे क्लियर होंगे। मेरे खुद के क्लियर हुए आईआईटी में पहुंचने के बाद भी, तो काफी इंसाइटफुल सेशन था। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी आते रहेंगे, तो खूब पढ़ो यार और मचा दो।